बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मनमोहन रसानंद सागर युगल दास जी कृत, जिसका पेज नंबर 77 चल रहा है और हेडिंग चल रही है चौथी भूम। तो चौथी भूम में राजी महाराज शाम की लीला से जब वापस आते हैं और नीचे रसोई की हवेली में आरोप कर सब चौथी भूम निरत की हवेली में आ जाते हैं। दिल में भाव लेते हैं राजी महाराज कि नवरंग बाई के युद्ध का निरत आज देखते हैं, और नवरंग बाई के युद्ध के दिल में यह आ जाता है उन तीन सखियों के कि आज नृत्य करके वाद्य यंत्र बजा के राज्य को रिझाना है। तो इस प्रकार से ये 15 दिन लीला होती है सुंदर साथ जी, जबकि निरत की हवेली में राजी नवरंग बाई का निरत देखते हैं। निरत तो रोज ही देखते हैं सुंदर साथ जी, लेकिन 15 दिन जो है चौथी भूमि में देखते हैं। और 15 दिन वनों में ही जब घूमने जाते हैं तो वहीं पर ही खेल आनंद की लीला होती है, कभी निरत की भी लीला हो जाती है। तो जब दूर की परिक्रमा करते हैं शुक्ल पक्ष में, जब दूर दूर की परिक्रमा करते हैं तो वहीं पर ही भोजन लीला होती है, वहीं पर ही खेलने की लीला होती है, और फिर वहीं पे ही जो है निरत की लीला होती है। और उसके बाद सुखपालों से सीधा ही पांचवी भूमि में पधार जाते हैं, और पांचवी भूमि में की लीला प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से अभी कृष्ण पक्ष की लीला का वर्णन करते हुए यहाँ पर चौथी भौम में निरत की हवेली में राज्य महाराज आते हैं। निरत की हवेली का वर्णन कर रहे हैं कि इसके पूरब तरफ जो है थंबों की दहलाने हैं, जिसमें 6 थंब आते हैं। 2 थंब तीसरी हवेली के बाद 2 थंबों की हारे, फिर जो मंदिर नहीं है उनकी जगह पे 2 थंबों की हारे, फिर अंदर की तरफ 1 थंब की हार, 5 हो गए। कमर पर ऊंचे चबूतरे पे 1 थंबों की हार। ये सभी हरे रंग की शोभा या कभी नीले रंग की शोभा की ये मुख्य पूरब की तरफ की दहलान है। बाकी की 3 तरफ मंदिर बने हुए हैं जो 20-20 मंदिर हैं, जिसमें उत्तर के मंदिर जो है वो पीले रंग का है, दक्षिण के मंदिर लाल रंग के हैं, और पीछे पश्चिम की तरफ के मंदिर हीरे के रंग के हैं। तो क्या कह रहे हैं? और एक हार थंबन की 60 मंदिर और दहलान के भीतरी तरफ फिरी है। मंदिर मंदिर के बीच से और भीतरी हार से मंदिर भर जागा छोड़ के सुंदर चौखटों चबूतरों कमर भर ऊंचो चारों तरफ 3-3 सीढ़ी हैं। इन मंदिर की हार के भीतरी तरफ एक मंदिर की जगह छोड़कर कमर भर ऊंचा चबूतरा है सुंदर सा जी। हर चौरस हवेली में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिससे 3 सीढ़ियां चारों दिशा से उसमें चढ़ने के लिए बनी है, और उस चबूतरे के ऊपर भी एक थंबों की हार है, और उसके बीच में कठेड़ा लगा हुआ है। चारों तरफ से उतरने के लिए 3-3 सीढ़ियां हैं। और एक हार थंबन की चबूतरा के किनार पर है। वो क्या कह रहे हैं, जब कमर पर ऊंचा चबूतरा चढ़ते हैं तो उस चबूतरे के किनारों पर भी एक थंबों की हार है, और चबूतरे पर चौखुटे रोशन गिलम बिछी हुई है, और हाथ हाथ भर पसम भरी है। बैठिए तो बैठ जाए और उठिए तो उठ खड़ी होवे। कह रहे हैं कि चबूतरे के ऊपर पूरे पूरे किनारे तक जो है पश्चिमी गिलम बिछी हुई है, और ये पश्चिमी गिलम इतनी मुलायम है कि जब आप उसके ऊपर बैठते हैं तो बड़ी कोमलता से वो बैठ जाती है, जब आप खड़े होते हैं तो ये गिलम भी खड़ी हो जाती है। इतनी सॉफ्ट है, इतनी कोमल है कि आप उस पे बैठते हैं तो आपको लगता है किसी मखमल के ऊपर आप बैठ गए हैं। और थंब थंब को तकिए विराजे हैं, और दरवाजे चारों दिशा में रोशन हैं। आगे सीढ़ियां शोभित हैं। वो कह रहे हैं कि अब क्योंकि इन थंबों के बीच में कठेड़ा लगा है, तो थंबों के कठेड़ों के साथ जो है सारे सब तरफ तकिए लगे हुए हैं। सखियां उन तकियों के साथ अपनी पीठ लगाकर सहारा लेकर बैठती हैं। और ये कठेड़ा जो है चारों दिशा में जो 3-3 सीढ़ियां आई हैं, जो मुख्य दरवाजे हैं, वहां पर ये कठेड़ा नहीं आया है। तो वहां पर जाने आने का रास्ता है, इसलिए वहां पर तकिए भी नहीं लगे हुए हैं। और चारों दिशा में 4 दरवाजे रोशन हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 ही दरवाजे होंगे, चौथा दरवाजा नहीं होगा, पूरब वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दहलान है। आगे सीढ़ियां शोभित है, और 17-17 थंबों को कठेड़ा शोभायमान है। 17-17 थंबों के बीच में कठेड़ा शोभायमान हो रहा है। गृध्वाय नगन की सुंदर झालर झलकत है। इन कठेड़ों के ऊपर जो है जब जहां मेहराबें बन रही हैं,
उन मेहराबों में सुंदर जो है मोतियों की झालर लटक रही है। पश्चिम के दरवाजे के आगे सिंहासन मासूक का रखा है, ताको कंचन रंग जमीन है। अब वो कह रहे हैं कि राज्य किस तरफ बैठे हैं, राज्य पश्चिम की तरफ उनका सिंहासन लगा हुआ है और उनका मुख पूरब की तरफ है। तो सखियां नृत्य किस तरफ करेंगी, पूरब की तरफ, जिस तरफ दहलान है। उनकी नृत्य की शोभा को देखने के लिए ही पूरब की तरफ दहलान बनाई गई है। तो पूरब की तरफ जो है नवरंग बाई और उनकी सखिया पूरब की दिशा में चबूतरे के ऊपर नृत्य करती है। राज्य पश्चिम की तरफ उनका सिंहासन है, लेकिन उनका मुख जो है वो पूरब की तरफ है नृत्य को देखने के लिए। तो ये जो सिंहासन है जिस पे राजी शर्मा जी बैठे हैं वो कंचन रंग का सिंहासन है और अनेक रंग के नगों का जड़ाव जड़ा है। उसमें अनेक रंग के नग की जड़ाव करके चित्रकारी की गई है। उस सिंहासन में क्या कह रहे हैं, 6 रंगों के तले 6 पाइये हैं और ऊपर 6 डांडे के अनेक रंग हैं। नीचे 6 पाए हैं और उसके ऊपर 6 डांडे हैं। 6 पाए कैसे है सुंदर साची, अगर ये सिंहासन है इस तरह से तो 2 तो कोने वाले थंब, एक मध्य में, तो 3 आगे और 3 पीछे थंब है। तो इस प्रकार से नीचे 6 पाए हैं, ऊपर 6 डांडे हैं। अब इन डांडों के ऊपर जब 6 डांडे ऊपर चले गए तो 2 छतरी बन गई। इन वाले 4 को बंध के 2 को लेकर एक छतरी, फिर इधर से एक छतरी, इस तरह से छतरी बन गई। और ये डांडों के ऊपर कलश भी 6 है, जहां ये डांडे खत्म होते हैं वहां पर 3 कलश आगे और 3 कलश पीछे। 6 छोटे कलश है और 2 बड़े कलश, जो बीच की छतरियां बनी उनके ऊपर 2 बड़े कलश हैं। तो इस तरह की शोभा सिंहासन की है। 6 रंगों के तले 6 पाइये हैं और ऊपर 6 डांडे के अनेक रंग हैं और 6 डांडों के ऊपर नूर की 2 छतरियां हैं। जैसे मैंने बताया 6 डंडों के ऊपर ऊपर 2 नूर की छतरियां हैं, जो एक छतरी राजी के ऊपर है, एक श्यामा जी के ऊपर है। तिनमें नकश अनंत नक्श कटाव है, निश्चित ही इसमें अनंत तरह के नक्शकारी और कटाव की चित्रकारी है। और तले आगे सिंहासन के फिरती जवेरों से जड़ी 2 चौकियां धरी है। राजी महाराज और श्यामा महारानी के चरण कमलों को स्थान देने के लिए 2 नूर की चौकियां भी हैं, जो चेतन नूर की चौकियां हैं। राजी श्यामा जी जब उनके ऊपर चरण कमल रखते हैं तो नूर की चौकियां भी अति प्रसन्न हो जाती हैं। इन दोनों चौकियों के ऊपर श्री राज ठकुरानी जी चारों कदम धर के विराजमान भये। नूर की चौकी पर अपने चरण कमल रख लिए राजी महाराज ने। सिंहासन के भीतर 1 गादी 2 चाकले और 5 तकिए धरे हैं। सभी को मालूम है 1 गादी 2 चाकले हैं। सबसे पहले एक गादी बिछाई गई है पूरे सिंहासन के ऊपर और उसके ऊपर 2 अलग अलग आसन है, एक राज्य के बैठने के लिए, एक श्यामा जी के लिए बैठने में। तो इसके भी सुंदर साथ जी भाव लेते हैं अलग अलग ढंग से। 1 गादी 2 चाकले के कि अंदरूनी रूप से अगर देखें तो राज्य श्यामा जी एक ही हैं, लेकिन जाहिरी नजर से देखें तो 2 भी दिखाई देते हैं। तो राज्य श्यामा जी को एक भी नहीं कहा जा सकता और 2 भी नहीं कहते नहीं बनता है। तो कह रहे हैं काजी क्या फरमाए, एक कहे भी ना कहे, एक कहे भी ना बने, 2 भी कहे ना जाए। एक खंड और उसमें है, उसके बाद है कि अब काजी क्या फरमाए, कि इंद्रावती जी कह रही है मैं क्या कहूँ, आपको अगर राज्य श्यामा जी को एक ही बता देती हूँ तो उनकी शोभा का अलग अलग वर्णन कैसे करूं, और अगर 2 बताती हूँ तो आपके अंदर द्वैत का भाव आ जाता है कि राज्य अलग है श्यामा जी अलग है। पर आपको दोनों ही भावों को लेना है कि राज्य श्यामा जी अलग अलग होते हुए भी परमधाम में वाहिदत के कारण सब कुछ एक में ही है। तो 1 गादी 2 चाकले राजी श्यामा जी जिसके ऊपर बैठे, पहले 1 गादी बिछाई जाती है, उसके ऊपर 2 भिन्न भिन्न चाकले बिछाए जाते हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी अपने भाव लेते हैं कैसे भी, किसी भी शोभा के साथ जोड़ के। तो ये मन की पतंग है, कैसे भी उड़ जाती है। कोई सुंदर साथ इसको कैसे भावों में लेते हैं तो कैसे कैसे भावों में लेते हैं। भाव सभी के अति सुंदर होते हैं, जिसको जो अच्छा होता है वो ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम सिंहासन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि सिंहासन के ऊपर पहले 1 गादी और उसके ऊपर 2 चाकले बिछाए गए हैं। और सिंहासन के भीतर 1 गादी 2 चाकले हैं और 5 तकिए धरे हुए हैं। 5 तकिए कैसे धरे हैं, एक इस तरफ सिंहासन के, एक दाएं, एक उत्तर तरफ, एक दक्षिण तरफ, एक मध्य में और 2 पश्चिम की तरफ उनकी पीठ के लिए। तो 5 तकिए हो गए। ऐसे सुंदर सा इसका भाव लेते हैं कि परमधाम में 1 गादी, परमधाम में राजी और श्यामा जी एक है, 2 चाकले खेल में वो 2 बनकर आए।
दो बनकर आए यानी कि दोनों की शोभा का अलग अलग वर्णन है। और 5 तकिए बिछाए यानी कि 5 शक्तियों के साथ आए। तो इस तरह से सुंदर साथ के मन की उमंग है वो किसी भी शोभा को कहीं पे भी जोड़ के जो है अपने दिल को आनंदित करते हैं। तो 5 तकिए हैं जो इस तरह से लगे हुए हैं। ऊपर सिर राज श्यामा जी के 2 फूल जबेरों के लटकत है। और जो 2 ऊपर छतरियां हैं उनमें उनको छत्र तो है ही है, 2 फूल भी लटक रहे हैं। और छत्रों के चारों तरफ किनारे झालर मोती मानक और कई रत्नों की लटकत है। अब जो ये सिंहासन बना उसके चारों तरफ ऐसे करके मोतियों की झालर लटक रही है। ऐसा रोशन नगों से झिलमिल जो सिंहासन तिनके भीतर 2 झिलमिलाए साहिब बैठे हैं। वो कह रहे सिंहासन ही इतना झिलमिला रहा है, ऊपर से उस झिला सिंहासन को और अधिक शोभा देने के लिए उस पे राजी श्यामा जी बैठे हुए झिलमिला रहे हैं। तो झिलमिलाहट में झिलमिलाहट मिल जाती है, नूर में नूर मिल जाता है। सिंहासन तो नूर का, सिंहासन में तो नूर की शोभा है ही है, भरी हुई है। ऊपर से नूरी राजी श्यामा जी भी उसमें विराजमान हो जाते हैं। तो नूर में नूर मिल जाता है इस तरह से। और तले रंगारंग ज्योति की गिलम झिलमिलात है। अब सिंहासन के नीचे क्या बिछा हुआ है? गिलम बिछी हुई है, पश्चिमी, जो पहले ही बताया बहुत ही कोमल है। तो पश्चिमी गिलम बिछी हुई है। और गिरद्वाए सिंहासन के सुंदर मीठी रूहें झिलमिलात है। सिंहासन के चारों तरफ कौन बैठा है? सारी रूहें। अब नूर में नूर फिर मिल गया। राज्य श्यामा जी तो नूरी है ही है। चारों तरफ सुर्खियां सखियां भी सिंहासन की बैठी हुई हैं, वो भी नूरी है। तो नूर में नूर मिक्स मिलता रहता है, झलमिलाता रहता है। और ऊपर चंद्रमा नूर को झिलमिलाता है। अब नीचे गिलम बिछी है, तो ऐसे ही नीरद की हवेली में ऊपर छत पर क्या है? चंद्रमा झिलमिला रहा है। जो पूरा जो है, हम लोग आजकल इसको क्या कहते हैं? फॉल सीलिंग। फॉल सीलिंग बनाते हैं ना हर घर में। और परम धाम में तो नेचुरली फॉल सीलिंग की जरूरत नहीं है, वहां तो चंद्रमा ही लगा है, नक्शकांचनी वाला। उसमें चारों तरफ किनारे पर मोतियों की झालर है और मध्य में बहुत सी नक्शकारी है। तो वो भी एक अलग ढंग से नूर से झिलमिलाता है। और ऊपर चंद्रमा नूर को झिलमिलात है और गिरद्वाए अठ अठ सठ थंब दग दगात है। वो कह रहे हैं और चारों तरफ जो है थंबों की हारे तो है ही है। और 2 मंदिर भर चल के पूरब की तरफ नीले थंब जगमगात है और पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी रंग की दीवार झलकत है। 2 मंदिर भर चल के पूरब की तरफ नीले थंब जगमगाते हैं। वो कह रहे हैं कि पूरब की तरफ, अब देखिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है। देखिए इंद्रावती जी में मैंने कहा ना, दोनों रंगों का वर्णन आता है। पूरब की तरफ जो थंब है वो कभी हरे रंग के दिखाई देते हैं, कभी नीले रंग के। अब यहाँ पे इन्होंने नीले रंग के थंबों का वर्णन किया है जुगलदास जी ने। तो पूरब की तरफ जो है नीले रंग के थंब है और पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी रंग की दीवार झलकत है। और साम सामी ज्योति वर्जित लड़ती है। नीली ज्योति श्वेत ज्योति से और श्वेत ज्योति नीली से और पीली ज्योति लाल से और लाल ज्योति पीली से। सुंदर साथ जी, वर्षा, युगल दास जी ने तो पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नग की दीवार झलकत है, इन्होंने तो पश्चिम की तरफ पुखराज वाली दीवार बताई है। प्रणाम जी दीदी। दीदी लेकिन जो किरण दीदी सिखा रहे हैं ना नक्शे, उन्होंने तो उसमें ही बताई है। उन्होंने तो पश्चिम में हीरे की बताई है। हाँ जी। नहीं, जुगल दास जी ने भी खुद जो अपनी जो महीन वाली व्रत लिखी है ना, जिसमें एक एक सूत का भी हिसाब लिखा है, उसमें भी ऐसे ही जो आप बता रहे हो। पश्चिम तरफ हीरे की है, उत्तर की तरफ पुखराज की है और दक्षिण की तरफ मानिक रंग की है। और कोने के मंदिर 2 2 रंगों के हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब मैंने क्या कहा कि इस तरह से जब दूसरी तरफ, अब युगल दास जी ने ही यहाँ पर वर्णन जो है पश्चिम की तरफ की दीवार की पुखराज का कर दिया है। तो सुंदर साथ जी, इसमें किसी भी तरह का कोई भेद नहीं लेना चाहिए। रूह की इच्छा है, वो कब कैसा देखती है। वन चाही पातशाही है, कभी उत्तर की तरफ पुखराज की पीली दीवार देख ली तो कभी पश्चिम की तरफ देख ली। मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ, मैं गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ। देखिए लिखा हुआ है, मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। और 2 मंदिर भर चल के पूरब की तरफ नीले थंब जगमगात हैं। 2 मंदिर चलकर जब आप तीसरी चौरस हवेली से निकलेंगे तो 2 मंदिर चलकर पूरब की तरफ जो है आपको पूरब की तरफ नीले रंग के थंब जगमगा रहे हैं। और पश्चिम की तरफ
पीली पुखराजी नग की दीवार झलकत है, और पश्चिम की तरफ पीले रंग की पुखराजी नग की दीवार झिलमिला रही है। तो पश्चिम की तरफ, पहले पूरब की तरफ का वर्णन किया और फिर पश्चिम की तरफ का वर्णन किया। तो पश्चिम की तरफ पीले रंग की पुखराज की दीवार इन्होंने कही है। और साम सामी ज्योति वर्जित लड़ती है। अब वो कह रहे हैं साम सामी, आमने सामने से इनकी ज्योतियां, इनकी किरणें, इनकी झलझलाहट आपस में झिलमिला रही है। तो पश्चिम की तरफ पीली पुखराजी नग की दीवार झलकत है, और साम सामी ज्योति वर्जित लड़ती है, नीली ज्योति श्वेत ज्योति से और श्वेत ज्योति नीली ज्योति से। देखिए शायद सुंदर साथ जी लिखने में भी, छपने में भी कोई गलती हो सकती, क्योंकि जब ये कह रहे हैं, आगे का वर्णन जब कर रहे हैं कि साम सामी ज्योतियां एक दूसरे से लड़ती हैं, पूरब की रोशनी पश्चिम से लड़ती है, पश्चिम की रोशनी पूरब से लड़ती है, तो जब वर्णन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, पूरब के थंब उन्होंने नीले रंग के बताए हैं, तो क्या कह रहे हैं, नीली ज्योति श्वेत ज्योति से और श्वेत ज्योति नीली ज्योति से लड़ती है। अब यहाँ पर देखिए सफेद सफेद ज्योति का वर्णन कर रहे हैं। वैसे पुखराज रंग की पश्चिम की दीवार बता दी है, लेकिन अभी जब ज्योति लड़ रही है तो ये यहाँ पर नीले और सफेद रंग की ज्योति का वर्णन कर रहे हैं, कि दोनों दीवारों का वर्णन करके कह रहे हैं कि इनकी ज्योति आपस में लड़ रही है। तो नीली ज्योति सफेद ज्योति से और सफेद ज्योति नीली ज्योति से लड़ रही है। और देखिए आमने सामने, अब उत्तर दक्षिण का वर्णन कर रहे हैं तो कह रहे हैं और पीली ज्योति लाल से और लाल ज्योति पीली से लड़ रही है। तो उत्तर और दक्षिण की ऐसे लड़ रही है, तो पीली ज्योति लाल से और लाल ज्योति पीली से लड़ रही है। तो आगे ज्योति में थोड़ा इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है, जैसे कि पश्चिम में हीरे की ही दीवार हो। देखिए क्रॉस करके कह रहे हैं, और लाल गिलम की ज्योति हरे चंद्रमा से और हरे चंद्रमा की ज्योति लाल गिलम से लड़त है। देखिए सारा ज्योतियों का जो उन्होंने लड़ाई दिखाई है वो आमने सामने वाली दर्शाई है। पूरब की पश्चिम से लड़ रही है तो उसको नीली और सफेद कहा है। उत्तर और दक्षिण की लड़ रही है तो पीली और लाल कही है। नीचे और ऊपर की लड़ रही है तो लाल और हरी कही है। चंद्रमा हरे रंग का है, नीलम लाल रंग की है, तो इस तरह से उनकी ज्योति लड़ रही है। और दीदी हक प्रणाम दीदी। हाँ जी। प्रणाम दीदी। दीदी मेरे दिल में ना इसमें एक भाव और भी आता है, जैसे इसमें तो लड़ना शब्द यूज हुआ है, वैसे तो वहां पे कोई लड़ाई नहीं होती है। मेरे दिल में ऐसा आता है कि दोनों रोशनियां एक दूसरे से आगे बढ़कर राज्य को रिझाना चाहती हैं। हम्म। गिलम की ज्योति भी और चंद्रमा की ज्योति भी राजश्यामा जी को एक दूसरे से बिल्कुल सही। रिझाना चाहती है कि मैं रिझाऊं, जैसे छीनने की लीला आती है हम्म। को आगे से आगे बढ़कर रिझाना चाहती है। प्रणाम जी बिल्कुल दीदी। सही। हम्म। ऐसे भी भाव है, लेकिन देखिए जुगलदास जी भी वर्णन करते तो शब्द कहाँ के लेंगे, यहीं के लेते हैं। तो उनके भावों को बिल्कुल जैसे वर्षा ने समझा है वैसे ही हमें समझने हैं। वो लड़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई घमासान युद्ध हो रहा है, वहां तो खरगोश और हाथी की भी लड़ाई होती है, दर्शाया गया है लीला में। तो इसका मतलब ऐसी वाली लड़ाई नहीं होती कि खरगोश हाथी को मार देगा या हाथी खरगोश को मार देगा। वो प्रेम को दर्शाने के लिए इस तरह लीला में वर्णन किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही किरणों का भी वर्णन किया गया है। और हक हादी रूहों के मुख कमल की ज्योति दसौ दिसन की ज्योति सो लड़त है। और राजी श्यामा जी, अब वो कह रहे हैं ये ज्योतियां तो आपस में लड़ती ही लड़ती हैं, फिर राजी श्यामा जी और सखियों की ज्योति, मुखारबिंद की ज्योति तो पूरे दसों दिशाओं में ही फैल गई है। सो हक आदि रूहें तरफ पश्चिम के पीठ करके, तरफ पूरब के मुखर बिंद करके विराजे। तो इस तरह से राजी श्यामा जी अपने सिंहासन पर पश्चिम की तरफ पीठ करके और पूरब की तरफ मुख करके विराजमान हो जाते हैं। और श्री नवरंग बाई तीन से सखी के संग लेके पूरब को पीठ देके सन्मुख हक माशूक के खड़ी हुई। और नवरंग बाई और उनकी युद्ध की खड़े होने की शोभा क्या है कि उन्होंने पीठ पूरब को दे रखी है और पश्चिम की तरफ मुख कर रखा है। श्री नवरंग बाई कैसी हैं कि श्री राज श्री ठकरानी जी को अत्यंत महाप्यारी हैं और श्यामा महारानी की लाडली हैं। नवरंग बाई क्या है, वो राज्य की बहुत, राज्य श्यामा जी की बहुत प्यारी हैं और श्यामा महारानी की तो बहुत ही लाडली हैं, और श्री श्यामा महारानी की सिखाई पढ़ाई है। और ऊपर से राज्य श्यामा महारानी ने ही इनको सिखाया और पढ़ाया है। सिखाने पढ़ाने से, जैसे कि हम लोग काल माया के ब्रह्मांड में भाव लेते हैं कि भैया बच्चे को तो माँ बाप ने ही सिखाया पढ़ाया है,
ऐसे ही कोई दोस्त से ज्यादा प्रभावित रहता है तो हम कहते हैं इनके तो दोस्त की भाषा इनके मुंह से निकल रही है। तो कुछ इस तरह के भाव को, जो प्रेम के भाव होते हैं, कि जो जिसके करीब होता है तो कहते हैं कि उसी का ही सिखाया पढ़ाया है, ऐसा भाव लेते हैं कालमाया के ब्रह्मांड में। तो वैसा ही भाव पे यहाँ पे ले रहे हैं कि श्यामा महारानी की ही सिखाई पढ़ाई है ये। नवरंग बाई और उनकी जुत्त बड़ी लाडली है श्यामा महारानी की, और उनकी ही सिखाई पढ़ाई है। और हक हक बसी करने और हक मन मोहन जादू सिखाए हैं। अब श्यामा महारानी ने ही इनको राज्य को कैसे बस में किया जाता है, और राज्य को कैसे जादू किया जाता है, राज्य के मन को कैसे मोहित किया जाता है, सब श्यामा महारानी ने ही इनको सिखाया है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि श्यामा महारानी की ये सिखाई पढ़ाई है, राज्य को आकर्षित करने की कलाएं इन्होंने श्यामा महारानी से सीखी है। और श्री नवरंग बाई कैसी हैं कि चितवन में जादू करती हैं और वशीकरण की मूरत है। नवरंग बाई वैसे ही, क्योंकि श्यामा महारानी की सिखाई पढ़ाई है, तो वो अपनी चितवन में उनके जादू भरा हुआ है, और वो वशीकरण करने वाली मूरत है। जो भी उनकी तरफ देख लेता है वो उनके बस में हो जाता है, वो उसके ऊपर एकदम अपने निरत का, अपने प्रेम का, अपने इश्क का जो है वो जादू कर देती हैं। इतनी सुंदर निरत करती हैं नवरंग बाई कि सबके ऊपर उनका जादू छा जाता है। और वचनों में टोना डालती हैं और बिनही तलवारें मुतलक मारती हैं। और कह रहे हैं कि जो राग रागनी अलापती हैं उनके वचनों में एक टोना होता है, उसको जो भी सुन लेता है उसके ऊपर टोना हो जाता है। देखिए कितने सुंदर प्रेम के भावों का वर्णन कर रहे हैं कि जब दो लोग प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बस में आ जाते हैं। इसको क्या कहेंगे, टोना हो गया, जादू हो गया, इश्क का जादू चल गया। तो इस तरह का भाव प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि नवरंग बाई में इतना आकर्षण है, उनकी 300 सखियों के युद्ध में उनके नृत्य में इतना आकर्षण है कि वो जो राग रागनियां आलापते हैं उससे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर टोना हो गया हो, हम आकर्षित होकर उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं और हमारा दिल बिल्कुल उन्हीं के साथ ही मिल जाता है। तो सुंदर सा जी इस तरह के भावों को यहाँ पर दर्शाया गया है कि उनकी शब्दों में टोना है। और बिनही तलवारें मुतलक मारती हैं और काम सिंध की हलारे हलाने वाली काम तरंगनी मूरत है। अब ऐसे लगता है जब नवरंग बाई नृत्य करती है तो ऐसे लगता है वो हमारे ऊपर तलवारें या भाले मार रही हो। इस तरह से हमारे दिल पे उनका नृत्य जो है वो चुभने लग जाता है, प्रहार करने लग जाता है, हम मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं उनका नृत्य देख के, और लगता है कि नवरंग बाई हमारे ऊपर तलवारें चला रही हो। और काम सिंध की हलारे वाली काम तरंगनी मूरत है, और हमारे अंदर जो है इश्क की भावना को और अधिक बढ़ाने वाला नृत्य वो करती हैं, जैसे कि रससखियां और इश्कमयी हो जाती हैं, और चारों तरफ जो है इश्क का समा बंध जाता है। और अत्यंत महासुंदर मीठी नाजुक सूरती है, उनकी सूरत भी बहुत ही सुंदर है, नाजुक है, और बहुत ही हमारे दिल को मीठी लगने वाली उनकी सूरत है। और पांव तली से चोटी लो अत्यंत सुंदर मीठे श्रृंगार किए हैं, निरत के वस्त्र भूषण पहने हैं। अब वो कह रहे हैं कि नख से लेकर शिर तक, मतलब नख, पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर और मीठा श्रृंगार किया हुआ है, जिससे राज्य और श्यामा जी को वो मनमोहित कर लेती हैं। ऐसा सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया है, और निरत के वस्त्र भूषण पहने हुए हैं। और उन्होंने निरत के वस्त्र भूषण, नवरंग बाई और उनके जुट ने निरत के वस्त्र भूषण पहने हुए हैं, और ऐसे जादुई वस्त्र आभूषण है कि वो राज्य श्यामा जी को मनमोहित कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो इस तरह से श्यामा महारानी नवरंग बाई के युद्ध के श्रृंगार का यहाँ पर वर्णन हुआ। यहाँ पर ये प्रकरण पेज नंबर 79 आ गया है, और ये लीला यहाँ पर खत्म हो रही है। अब इसके बाद नई हेडिंग जो है वो है नृत्य की लीला।